आप देख रहे हैं नव चेतना मंच। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल नव चेतना मंच पर। और मैं हूं आपका दोस्त अंजुल श्रीवास्तव। आज मैं आपको एक विशेष परिस्थिति में आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद सूचना आई है कि 14 सितंबर को हाथरस में एक दलित लड़की का बलात्कार हुआ था। कुछ दरिंदों ने मिलकर उसके साथ यह जघन्य अपराध किया और आज उस लड़की की मृत्यु हो गई। हम सबको शोक संतृप्त कर देने वाली सूचना है और निश्चित तौर पर इस मानव जगत में जितने संवेदनशील प्राणी हैं उन सब की आत्मा को कुंठित कर देने वाली यह घटना है। मैं व्यक्तिगत तौर पर काफ़ी असहज महसूस कर रहा हूँ आपके सामने कि जब हम भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य का ढिंढोरा पीटते हैं, ऐसे समय में हम यह देखते हैं कि जिस स्त्री अस्मिता के लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया वही सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त है। आज की इस परिस्थिति में यह एक विशेष घटना तो है ही, किंतु आपको एक संक्षिप्त इतिहास बताना आवश्यक है कि भारतीय राज्य की नाक के नीचे महिलाओं के साथ क्या क्या अत्याचार होते रहे। एक छोटी सी मांग को लेकर, किसी छोटे से विवाद को लेकर आप ये समझ लीजिए कि किसी भी परिवार में जब विवाद होता है तो शत्रुता निकालने को स्त्री को एक ढाल के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है, जो निश्चित तौर पर एक सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। संक्षिप्त इतिहास की शुरुआत मैं बहुत दूर से नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप प्रत्येक सरकार के आचरण को समझें, इस राज्य की इस कमज़ोर व्यवस्था को समझें और यह भी जानें कि जब स्त्री अस्मिता की, स्त्री सुरक्षा की बात आती है तो चुनावी नेता आपसे वोट ले जाते हैं, लेकिन कुछ करते क्यों नहीं? मजबूरी क्या है? कई तरह के प्रश्न हैं। लोग किस तरह से इन सारी चीज़ों को, इस जघन्य अपराधों की पूरी दुनिया को, इस माफिया गिरोह को, इस ऐसे आचरणहीन समाज की कुत्सित विचारधारा वाले लोगों को किस प्रकार जस्टिफाई करते हैं, उनकी इस अकर्मण्यता को, कुकर्मों को किस प्रकार जस्टिफाई करते हैं, ये भी आपको समझना आवश्यक है। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे विषय पर आता हूँ। अपनी जो आज मैंने आपके लिए एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार की है वह बताना चाहता हूँ। 1991 में भारत में लिबरलाइजेशन हुआ और तब भारत सरकार ने राज्य को एक नई दृष्टि से पेश करना शुरू किया। यह कहना शुरू किया कि लोगों को नए नए रोजगार के अवसर मिलेंगे, लोगों की सुरक्षा के मानक और मजबूत होंगे, राज्य और लचीला होगा और जब राज्य अपने बाकी सारे कार्यों से जो बाजारू काम करता था उससे मुक्त हो जाएगा तो सुरक्षा संबंधी का व्यवस्थाओं में और इजाफा होगा। और कई तरह के दावे थे, हालांकि औद्योगिक विषयों में के कई दावे थे, उन पर यहाँ चर्चा नहीं करना चाहूँगा। यानी राज्य का ढांचा बदलने की वकालत की गई थी। अब 2 अक्टूबर 1994 को क्या हुआ? भारतीय राज्य के इस दावे के बाद जब 2 अक्टूबर 1994 जब मोहनदास करमचंद गांधी हमारे राष्ट्रपिता की जयंती होती है, उस दिन उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन था और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उत्तर प्रदेश के तब भारत में उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड भी शामिल था और उसी उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्र की कुछ महिलाएं अपनी कुछ प्राथमिक मांगों को लेकर, महंगाई को लेकर, इस तरह की भ्रष्टाचार को लेकर, इस तरह की मांगों को लेकर आंदोलनरत थीं और उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके साथ बलात्कार किया। यानी आप राज्य का चरित्र देख सकते हैं। और उस समय भाजपा विपक्ष में थी, बड़े ज़ोरों शोरों से मुद्दा उठाया, लेकिन कुछ हुआ नहीं खास। तो आप देख रहे हैं कि राज्य की पुलिस ही अगर बलात्कारी हो जाए तो क्या होगा। आपसे दूसरी घटना
स्वामी चिन्मयानंद भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय मंत्री रहे। उनके ऊपर ये आरोप लगे कि वे स्त्रियों का शोषण करते हैं, उनके साथ यौन उत्पीड़न करते हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने उनको मंत्री पद दिया। ये दो घटनाओं के अलावा 2009 की एक विशेष घटना है। 24 जनवरी 2009 कर्नाटक में एक राम सेना उन दिनों बड़ी सक्रिय हुआ करती थी और राम सेना के उस समय के कर्नाटक के प्रमुख थे प्रमोद मुतालिक। आप जानते हैं कि कर्नाटक दक्षिण भारतीय राज्यों में पब वगैरह बड़े आम हो गए हैं आजकल, और आजकल उत्तर प्रदेश में जैसे राज्यों में, बिहार में, पटना में वगैरह चले जाइए तो वहाँ भी पब वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ जहाँ इलाहाबाद में मैं रहता हूँ वहाँ यहाँ भी एक तो उस समय मंगलुरु में, वहाँ पे मंगलौर एक जगह है कर्नाटक में, वहाँ पर कुछ महिलाएं पब जाया करती थी। राम सेना के प्रमोद मुतालिक को इससे बड़ी आपत्ति थी और उनका मानना था कि यह हिंदू संस्कृति के खिलाफ है। 24 जनवरी 2009 को उन्होंने एक महिला उत्पीड़न का एक कार्यक्रम शुरू किया और जो महिलाएं पब जाया करती थी उनको पीटना शुरू किया। अब आप समझ सकते हैं, भारतीय संस्कृति तो ये कहती है कि स्त्रियों पर हाथ उठाना पाप है, लेकिन मुतालिक साहब ये कह रहे हैं कि जो पब जाएगा उसको पीटेंगे। आप समझ सकते हैं कितना आप यानी, और राम सेना का जो एजेंडा है वो पूरा दक्षिणपंथी राजनीति की ओर झुका हुआ है। उस समय कर्नाटक में BS येडियुरप्पा की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यानी भाजपा और कांग्रेस दोनों ही शासन कर रही थी। यकीन जानिए कि जो कांग्रेस पार्टी कभी अयोध्या बाबरी मस्जिद डेमोलिशन पर राष्ट्रपति शासन की बात करती है, वही कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को स्थिर नहीं कर पाई। उसके कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा पाई महिला उत्पीड़न के मामले में। और स्वयं BS येडियुरप्पा जो भाजपा के मुख्यमंत्री थे वहाँ पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे भाजपा की ओर से, वे खुद भी महिला सुरक्षा की बात करते रहे, लेकिन मुतालिक पर कोई कार्रवाई नहीं कर सके। 2010 में काम करूँ, मैं बताऊँ आता हूँ। 2010 में वैलेंटाइन डे के 2009 में इसी घटना के बाद मुतालिक ने एक और काम किया। उन्होंने ये कहा कि जो वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन है उसको रोकने के लिए भी एक मुहिम चलाएंगे। अब महिलाओं की प्रतिक्रिया आई। महिलाओं ने एक पिंक अंडरवियर मूवमेंट शुरू किया और पिंक अंडरवियर्स कलेक्ट करके प्रमोद मुतालिक को भेजे। ये प्रतीकात्मक विद्रोह महिलाओं ने शुरू किया। इसके बाद 2012 की निर्भया बलात्कार की पूरी जो कहानी है वो आप सब जानते ही हैं कि जब निर्भया बलात्कार कांड हुआ तो सरकार ने किस प्रकार अपने आप को बचाने की कोशिश की और इसको कई अलग अलग तरीक़ों से जस्टिफाई किया। हालांकि जब सरकार घेरे में आई उस समय की कांग्रेस सरकार, तो लेकिन जो आंदोलनकारी थे उनको पीटा गया। कानूनी प्रक्रिया में आप देख रहे हैं कि एक महिला का बलात्कार होता है, उसके हत्यारों को सज़ा मिलने में 8 वर्ष का समय लगा। ये स्थिति है। 2014 की उत्तर प्रदेश की एक घटना है जब बदायूं बलात्कार कांड हुआ और उस समय की सरकार ने भी अपराधी माफियाओं को एक किस्म से बचाने का पूरा काम किया और अपने आप को एक तरह से कह सकते हैं आप कि बहुत हद तक बहुत सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाई। समाजवादी पार्टी की उस समय सरकार थी 2014 में उत्तर प्रदेश में और भाजपा उस समय विपक्ष में थी और 2014 के चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने इन सारी चीज़ों को एक बड़ा मुद्दा बनाया और कहा ये माननीय प्रधानमंत्री का तो ये अभियान भी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आप जानते ही हैं इस बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की नींव में ये एक तरह से राजनीतिक
टूल की तरह इस्तेमाल किया गया समाजवादी पार्टी को हटाने के लिए। कहा गया कि इस प्रकार की, और वो जो बदायूं बलात्कार हुआ वो भी एक दलित लड़की के साथ हुआ था। उस समय की सरकार ने ये अपराध, इस प्रकार के अपराधियों को संरक्षण दिया, उन पर SC/ST एक्ट बहुत देर से लगाया गया और गिरफ्तारी भी बहुत देर से हुई। आज की जो भाजपा सरकार है उसने इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाया और ये कहा कि हम जब आएंगे तो राम राज्य की स्थापना के लिए काम करेंगे। और इस देश का दुर्भाग्य है कि उन्नाव बलात्कार कांड जब 2016-17 में हुआ तो उसके विधायक वहाँ के कुलदीप सेंगर पर जो आरोप लगा वो उस समय भारतीय जनता पार्टी में आ चुके थे और भारतीय जनता पार्टी ने एक बलात्कारी विधायक को अपनी पार्टी की सदस्यता से 1 साल नहीं निष्कासित किया। सोचिए, जो सरकार आपको बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है वो अपने विधायक को 1 साल निलंबित नहीं कर पाती। ऐसी क्या मजबूरी थी? आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो हाथरस की घटना हुई है। तरह तरह के वायदे किए जा रहे हैं। एक बार फिर से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी तीव्रता से काम किया, मगर साथियों इस घटना के विशेष परिप्रेक्ष्य में जाने के लिए आपको ये समझना आवश्यक है कि 14 सितंबर को उस युवती के साथ ये जघन्य अपराध किया कुछ दरिंदों ने, और 8 दिन लग गए ये FIR लिखने में इनको कि ये बलात्कार है। उस लड़की को चिकित्सीय सहायता समय पर नहीं मिली, नहीं तो शायद आज उसकी जान बचाई जा सकती थी। जिन लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया हाथरस की घटना में, उस लड़की की जीभ काट दी ताकि वो बोल ना सके, उसकी रीढ़ की हड्डी काट दी कि अगर बोल भी सके तो वो चल ना सके जीवन भर। तो आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। और आज उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रही है उसके मरने के बाद, उसकी मृत्यु के बाद, कि हम SIT बना रहे हैं, जांच कर रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल हैं वह विरोध कर रहे हैं। हम सब लोग, मैं व्यक्तिगत तौर पर इस पूरी प्रक्रिया से, इस पूरी घटना से बड़ा व्यक्तिगत तौर पर आहत भी महसूस कर रहा हूँ और पूरी नवचेतना मंच उस साहसी बालिका के प्रति अपनी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि पेश करता है। हमारे लिए सामाजिक सरोकारों का मुद्दा है ये, और विचार करने की बात है कि क्या ऐसे जब सामाजिक गतिविधियाँ होती हैं तो क्या उनको राजनीतिक संरक्षण मिलना चाहिए। कुछ लोग जिनमें पक्षपात कूट कर भरा है और राजनीतिक दरबारों में चमचागिरी करने वाले कुछ लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब इस घटना को जाति के नाम पर ना देखा जाए, वे किसी महिला के नाम पर दलित शब्द के प्रयोग से आहत हैं। मगर फिर एक सवाल आपके सामने आता है, मुझे एक चीज़ बताइएगा, आप लोग अपने मन में विचार कीजिए कि जब चुनाव होते हैं तो दलितों के नाम पर वोट मांगते हैं लोग, और आज जब एक दलित लड़की के साथ बलात्कार होता है तो इन्हें दलित शब्द के प्रयोग से ही आपत्ति है। जिस अम्बेडकर के वंशजों से आपने दलित दलित कहकर वोट लिया है, आखिर क्या कारण है कि जब उसके साथ कोई घटना हो जाती है तो उसकी जाति के शब्दों के प्रयोग पर आपको इतनी आपत्ति है। सरकारों का रवैया बहुत, मुझे कहना होगा कि चिंतित कर देने लायक है। जो सरकार आपसे पिछले 6 सालों में ये कहती आई है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसी के शासनकाल में इतनी घटनाएं हुई। मतलब आप अगर याद करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी दोनों हाथों की उंगलियां कम बढ़ जाएंगी। इतने यूँ कहें कि मैं हर महीने आप कोई ना कोई रेप की घटना, उत्पीड़न की घटना, मध्य प्रदेश में अभी एक घटना आई कि एक एडिशनल जनरल ऑफ डायरेक्टर ऑफ पुलिस अपनी पत्नी को पटक पटक कर पीट रहा है। आप समझ सकते हैं ये जिम्मेदार नागरिक हैं। और
उस अधिकारी के प्रति भी इस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तब तक जब तक उसने खुद अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। इंडियन पुलिस सर्विसेज आईएएस का मतलब सबसे कहें कि सबसे मोस्ट रेनाउंड एग्ज़ाम और सबसे रिलायबल एग्ज़ाम भारतीय प्रशासनिक सेवा की सबसे बड़ी परीक्षा देकर एक आईपीएस ऑफिसर बनता है, जिस पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। वो अपनी पत्नी को पटक पटक कर पीटता है और सरकार उसको बर्खास्त नहीं करती है। चिंता का विषय है। और यही सब कारण है कि जब ऊपर से नीचे तक जो स्त्री शोषण का पूरा नेक्सस चल रहा है, उसे रोकने के लिए आपको एक बार सामने आना होगा। कारण यह है कि जब कभी कोई घटना हो जाती है, आज भाजपा के शासनकाल में ये हाथरस की घटना हुई है, तो जितने भाजपाई मित्र हैं वो सब भाजपा के समर्थन में ट्वीट करेंगे। खुदा न खास्ता कल कांग्रेस की सत्ता आएगी और उसके शासनकाल में इस प्रकार की घटना होगी, तो उसके समर्थक बंधु जो होंगे वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाएंगे और क्रांतिकारी हो जाएंगे और ये कहेंगे कि नहीं कुछ गलत नहीं हुआ। भगवान न करे मेरे आपके घर में कोई ऐसी घटना हो जाए, तब क्या करेंगे? आप ये मान कर चलें कि इस पूरे देश में जो भी कुछ हो रहा है वह आपके साथ भी कभी भी और किसी भी समय हो सकता है। तो इसलिए नवचेतना मंच परिवार की ओर से आप सबसे आग्रह करता हूँ कि इन पूरी घटनाओं के संबंध में राजनीतिक दृष्टि से निर्णय लेने के बजाय अपनी चेतना, अपनी कॉन्शियसनेस के आधार पर निर्णय लीजिए। और किसी बलात्कार को जस्टिफाई करने जैसी का दुस्साहस जो लोग कर रहे हैं, उनको भी ये सचेत करिए इस बात के लिए कि यदि उनके साथ इस प्रकार की कोई घटना हो जाएगी तब भी क्या वे चुप रहेंगे? कई कठुआ की घटना हुई तो कई हिंदू संप्रदायवादी लोग जो हैं या बहुसंख्यक मान्यता वाले जो लोग हैं, उन्होंने इसको जस्टिफाई किया। मध्य प्रदेश में जब हुआ तो अल्पसंख्यकों ने इसको जस्टिफाई किया। क्या एक समाज के रूप में आप इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि आप जिस लिंगानुपात का रोना रोते हैं, रातों दिन जनगणना की जब रिपोर्ट आती है तो आप टीवियों पर बैठकर ही चर्चा करते हैं कि महिलाओं का जो लिंगानुपात है वो कम हो रहा है, स्त्रियों की संख्या कम हो रही है, और उन्हीं स्त्रियों के साथ जब उत्पीड़न होता है तो आप चुप रह सकते हैं। ये दोहरा चरित्र भारतीय समाज के लिए अनुकूल नहीं है। भारतीय समाज के विकास के लिए यह प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करता है। आपको मालूम होगा कि 2016 में जब ट्रंप राष्ट्रपति बनकर आए तो उन्होंने अमेरिका की महिलाओं को चेतावनी दी कि भारत ना जाएं, भारत महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। आप जिस विदेशी छवि की बात करते हैं वो कहाँ है? क्या यह आपकी छवि को धूमिल नहीं करता? इस प्रकार की घटनाएं आज आप भारत को विश्व पहचान दिलाने का दावा कर रही है सरकार। क्या भारत की यह विश्व पहचान है जहां एक कमज़ोर तबके से संबंध रखने वाली महिलाओं का बलात्कार होता है? मुझे लगता है कि विश्व गुरु बनने के लिए विश्व गुरु जैसा आचरण भी करना होगा, तब भारत विश्व गुरु बनेगा। यह विश्व गुरु बनने का जो राजनीतिक नारा है, इसे तोड़ना होगा। अंत में मैं पूरे नवचेतना मंच परिवार की ओर से उस हाथरस की शहीद आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूँ और यह कामना करता हूँ कि ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे और इस देश के युवाओं से और उन सारे लोगों से जो आज राजनीतिक निष्ठाओं के कारण इस पर कहीं चुप बैठे हैं, उन सब से अभी यह गुजारिश अपील भी है कि आप सब आज तो कम से कम अपनी राजनीतिक निष्ठाओं को छोड़ दीजिए। वैचारिक समर्थन ठीक है, किंतु वैचारिक गुलामी करना ठीक नहीं। किसी को वोट देना ठीक है, लेकिन सरकार की गलत नीतियों पर प्रश्न पूछना ठीक नहीं। क्योंकि यदि आपकी प्रश्न पूछने की चेतना मर गई तो यह मान लीजिए कि लोकतंत्र मर गया।
और मैं समझता हूँ कि आज भारतीय लोकतंत्र के मरने का दिन है। यूं काले दिनों की बड़ी बात होती है। आज सच्चे अर्थों में जब निर्भया कांड हुआ तो ये लगा कि अब देश में सब बदल जाएगा, लेकिन 8 साल बाद जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो लगता है कुछ नहीं बदला है। सब कुछ तो पुराना जैसा ही है। वही राजनीतिक दल, वही राजनीतिक घटनाएं, वही लीपापोती, वही जांच, वही लंबित मामले। और ये कितना अजीब है कि आज जिस लड़की की जान गई इस बलात्कार में, इस जघन्य अपराध में, उसके मरने के बाद उसके माँ पिता को उसे देखने तक नहीं दिया गया। मतलब सबसे बड़ी बात तो ये एक हादसा है जिस परिवार पर बीता होगा, उस पर क्या गुजरी होगी आप सोचिए। और दूसरा ये कि अंतिम यात्रा में उसे दूर से दिखाया गया कि वो देखो, दूर से एक फोटो टाइप उसे दूर खड़ा करके उनके पास जाने नहीं दिया गया। आप सोचिए अगर आपका कोई परिजन, खुदा न करे किसी की मृत्यु हो, लेकिन अगर इस प्रकार की घटना हमारे यहाँ होती है कि किसी के अंतिम दर्शन में जाने के ना दिया जाए, तो एक भावनात्मक हानि है मेरे लिए, आप सबके लिए, हमारे लिए। तो आप सबसे यही आग्रह है कि अपनी चेतना के आधार पर प्रश्न पूछना बंद मत करिए, और न केवल प्रश्न पूछना बल्कि विरोध भी करिए। ऐसी घटनाओं को अगर सर उठाने की जगह मिलेगी तो कहीं ना कहीं हम सब उसकी